नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वो इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो दुनिया की विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और इसी के साथ ये जो आपका टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। इस लिहाज से ये न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे समझेंगे कि पूरी घटनाक्रम क्या है। तो सबसे पहले तो हम न्यूज़ क्या है इसे ही समझ लेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया कि भारत दुनिया की यानी कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़ करके भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आपको बता दें कि पहले नंबर पर अमेरिका है अभी, और चीन दूसरे नंबर पर, और जर्मनी तीसरे पर, और चौथे पर कौन है? भारत चौथे नंबर पर है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत जो है वो जर्मनी को पीछे छोड़ करके तीसरे स्थान पर आ जाएगी। लेकिन इतनी ग्रोथ देखने के बाद, इतनी अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने के बाद भी भारत की जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो कई अन्य देशों से यानी उसके समकक्ष जो कई अन्य देश है उसके मुकाबले काफ़ी कम है। तो आगे हम समझेंगे कि इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है। लेकिन अब आगे बढ़ते समय हम जानेंगे इससे संबंधित जो मुख्य आंकड़े हैं उनके बारे में, हम उन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी जीडीपी, और ये अनुमानित है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि जीडीपी होती क्या है। तो जीडीपी समझने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लीजिए ये आपका कोई देश है। अब इस देश की सीमा के भीतर एक वर्ष के समय, ये आपको समय ध्यान रखना है, एक वर्ष के समय यानी एक वर्ष के भीतर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उनका जो अंतिम मूल्य होता है वही होता है आपका जीडीपी। अब जीडीपी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो जीडीपी को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है C प्लस आई प्लस G प्लस एक्स माइनस एम। तो इसको हम समझ लेते हैं कि जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है इसमें इन शब्द का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो सी को समझेंगे। सी मतलब होता है आपका कंजम्पशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपभोग, यानी कि लोगों के द्वारा कितना उपभोग किया जा रहा है। अब आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, आप इसको हिंदी में समझ सकते हैं, इसका मतलब होता है निवेश, यानी कि लोगों ने कितना निवेश किया है। और जी की बात करें तो जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार के द्वारा कितना खर्च किया गया है, सरकार के द्वारा कितना निवेश किया गया है, ये आपका जी हो गया। और एक्स माइनस एम होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि निर्यात माइनस आयात। और इन सब को जब कैलकुलेट किया जाता है तो आपकी निकलती है जीडीपी। तो उम्मीद करती हूँ कि जीडीपी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात करेंगे। तो इसके अनुसार 2026 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 4.51 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। कब? साल 2026 में। और इसी के साथ जापान की अर्थव्यवस्था 2026 तक 4.46 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगी। वहीं इस पे वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के भी कुछ आंकड़े आए, और इस आंकड़ों के मुताबिक प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम की बात कर लेते हैं। तो 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो थी वो 2694.7 डॉलर थी। वहीं जापान की आप बात करेंगे तो जापान में 2024 में जो आपका प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो 32,487 अमेरिकी डॉलर था, और जर्मनी में 56,103 अमेरिकी डॉलर था। तो अब जब तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत से ये 12 गुना ज़्यादा है। तो इन आंकड़ों को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि जो भारत जो है कि चौथे नंबर पर आई है उसकी वजह क्या है, कारण क्या है, किस कारण से भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व में चौथे नंबर पर आई है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मजबूत घरेलू मांग की, यानी घरेलू मांग विशेष रूप से निजी उपभोग भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख चालक है, पहला है आपका घरेलू मांग और दूसरा है आपका निजी उपभोग। अब घरेलू मांग की बात करें तो घरेलू मांग वो होता है कि लोगों के द्वारा कितना खर्च किया गया, तो वो होता है आपका घरेलू मांग। और ये जो निजी उपभोग है
इसकी हम बात करें तो निजी उपभोग में ये होता है कि लोगों के द्वारा अपने लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए कितना खर्च किया गया। इकोनॉमी में कहा भी जाता है जिस हिसाब से आपकी आय बढ़ती है उस हिसाब से आपके खर्च भी बढ़ते हैं। और ये जो दो कारण हैं, ये घरेलू मांग और विशेष रूप से निजी उपभोग जो है वो अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक है। इनके कारण जो है भारत की आर्थिक व्यवस्था अच्छी देखने को मिली है। साथ ही साथ मजबूत कृषि प्रदर्शन से ग्रामीण खपत में भी वृद्धि हुई, यानी कि कृषि में, कृषि उत्पादन में इस बार वृद्धि देखने को मिली है, जिसके कारण कृषि यानी किसानों की अर्थव्यवस्था यानी उनका जीवन यापन अच्छा हुआ। तो इस कारण जो है कि ग्रामीण खपत में वृद्धि हुई और मजबूत कृषि प्रदर्शन देखने को मिला है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे संरचनात्मक सुधार और नीतिगत पहल के बारे में। तो सबसे पहले हम श्रम सुधार की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि 2025 में 4 नए लेबर कोड आए हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ कि इससे फायदा ये हुआ कि जितनी भी कंपनी है उन्हें अब इन नियमों का अनुपालन यानी पालन करना आसान हो गया। साथ ही साथ श्रमिकों के लिए भी ये समझना आसान हो गया और श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ी है। इसके साथ ही जीएसटी सुधार आया यानी कि जीएसटी 2.0 आया, जिसके तहत 2 स्लैब बनाए गए और एक और स्लैब बनाया गया था तंबाकू के लिए यानी 5% और 18%। अब इसके कारण हुआ ये कि टैक्स स्लैब को समझना आसान हो गया और जो टैक्स की कटौती हो रही थी, जो करों की चोरी हो रही थी, उसमें भी कमी देखने को मिली है। और इसी के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो ये सरकार ने बीमा जैसे क्षेत्रों में एफडीआई को उदार बनाया, यानी कि बीमा क्षेत्रों में एफडीआई की एफडीआई की भागीदारी जो है वो ज़्यादा हुई। कैसे? जब सरकार ने इसमें ढील दी तो विदेशियों से प्रोत्साहन बढ़ा, और विदेशों से प्रोत्साहन बढ़ा है तो उनके कारण तकनीकी और पैसा दोनों भारत में आ रहा है। तो भारत में नई नई कंपनियां खुल रही हैं। तो ये है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी रोल देखने को मिलता है। अगला है विनिर्माण को बढ़ावा मिला, यानी कि अब देश में ही उत्पादन किया जा रहा है, यानी मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप बाहर की वस्तुओं की जगह स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला है बुनियादी ढांचा विकास, यानी कि जब किसी भी तरीके का विकास होता है, सड़क, रेलवे, बंदरगाह जैसी गतिविधियां देखने को मिलती है, इनका जब विकास हो रहा होता है, जब इनका डेवलपमेंट होता है तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, और जब रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था पर भी इसकी सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। तो अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे जनसांख्यिकी लाभांश के बारे में। बात करते हैं भारत की, क्योंकि अभी हम भारत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत की आधी से अधिक आबादी जो वो 25 वर्ष से कम आयु की है, और आपको बता दें कि 2020 में भारत की जो औसत आयु है 29 वर्ष थी, जो कि विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ऐसा डेटा के मुताबिक जो विकसित देश है वहां की औसत आयु जो है वो 40 से 48 वर्ष है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की औसत आयु 29 वर्ष है, यानी कि यहाँ पर युवा वर्ग ज्यादा है। अब युवा वर्ग ज्यादा है तो इनके कारण क्या होगा कि देश में तकनीकी बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगा। तो जब ये तकनीकी और शिक्षा बढ़ेंगे, ये युवा वर्ग ज़्यादा कार्यरत होंगे, तो इनके कारण क्या होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो इसकी हमारे सीधा सा असर इकोनॉमी पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने समझा कि इकोनॉमी पर इसका प्रभाव, यानी जो भारत जो है वो चौथी रैंकिंग पर है, वो किस वजह से हुआ। अब कुछ चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ही हमने आपको बताया कि भारत भले ही जीडीपी में चौथे नंबर पर है, लेकिन यहाँ की जो प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी पर कैपिटा जीडीपी है उसमें कमी देखने को मिल रही है, उसमें कमी है। पीछे आपको हम एक चीज बताना भूल गए थे कि जो प्रति व्यक्ति जीडीपी होती है वो कैसे निकलती है। तो जीडीपी के बारे में हमने आपको बता दिया था जीडीपी कैसे निकलती है। अब प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें तो इसके लिए टोटल जो जीडीपी होती है वो ऊपर लिखते हैं और इसे डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन के से। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, इसके द्वारा निकाली जाती है प्रति व्यक्ति जीडीपी, यानी कि भारत में जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है उसमें कमी देखने को मिल रही है। अगला है नवंबर 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 4.8% रही, यानी कि लगभग 100 में से 5 लोग ऐसे थे जिनको रोजगार नहीं मिला, वो बेरोजगार रहे। इसी के साथ वैश्विक व्यापार अनिश्चितताएं भी देखने को मिली हैं, जिसमें कि बढ़ता टैरिफ। अगर मान लीजिए किसी देश में टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, यानी कि आयात और निर्यात पर लगने वाला जो टैक्स है उसको बढ़ाया जा रहा है, तो संबंधित जो जिस देश में आपको उत्पादन करना है, आपको अपने प्रोडक्ट भेजने हैं, वहाँ पर वस्तु महंगे हो जाएंगे, और जब वस्तु महंगे हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो अर्थव्यवस्था है उस पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही भू राजनीतिक तनाव आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिल रही है तो वहां पर कच्चा माल जो है वो वहां पर नहीं पहुंचाया जा सकेगा। अब जब कच्चा माल ही नहीं पहुंचेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो सप्लाई चेन है यानी कि जो आपूर्ति श्रृंखला है वो बाधित होगी।
अगला है, आप सभी को पता है कि अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ लगाया गया था। तो जब 50% टैरिफ लगाया गया था भारतीय वस्तुओं पे, तो इसका मतलब ये है कि भारत से जो वस्तु अमेरिका में जा रही थी वो अब महंगी हो जाएंगी। तो अब जब वहाँ पर भारत की वस्तु महंगी हो जाएंगी तो लोग खरीदेंगे नहीं। अब इससे क्या होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था पर नुकसान होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। तो भारत के आर्थिक विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत का जीडीपी 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि 2026 तक भारत की अर्थव्यवस्था जापान की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो जाएगी। और तीसरा कथन है, 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी जापान की तुलना में लगभग 20 गुना कम थी। आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है यानी ए केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 या डी है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।